हेलो बच्चों, हम लोग अर्थमेटिक का लेवल 1 पढ़ रहे हैं और आज हम अपने दूसरे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं और दूसरा टॉपिक रेशियो का पार्ट 1 हम लोग आज शुरू करेंगे। आपने पहले टॉपिक में हमसे एवरेज पढ़ा हुआ है। अब आज मैं आप लोगों को रेशियो का पार्ट 1 पढ़ाऊंगा और इस रेशियो के पार्ट 1 में जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा बड़े ही अच्छे तरीके से आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना रेशियो का टॉपिक। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर बेसिक रेशियो का देखेगा। आपको सबसे पहला और दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं। ये देखिएगा, क्वेश्चन दोनों बिल्कुल एक ही है, बस ये है कि ये एक छोटा प्रश्न है और ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। अगर आप इन दोनों को अच्छे तरीके से प्रश्नों को समझ पाएंगे तो आप किसी भी इस प्रकार के रेशियो को आसानी से मिला पाएंगे। जैसा कि आप इस प्रश्न में देख पा रहे हैं कि आपको दिया गया है x अनुपात y 3:4, y अनुपात z 5:7 और हमसे मान पूछा है x y z का। ठीक है, तो जब दो रेशियो आपको कभी मिलाने के लिए दिए जाए तो आप देखिएगा किस तरीके से आप इन रेशियो को आपस में मिलाएंगे। देखो बच्चों, क्या करना है हम लोगों को एक सिस्टम में इसका गुणा केवल सीखना है और हम हर रेशियो को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, जब आपके सामने दो रेशियो दिए जाए तो आप दो दो के पेयर में गुणा करेंगे। कैसे गुणा करेंगे? देखिएगा, 3 × 5 = 15, यहां पे लिख दीजिए। अब ये x की वैल्यू होगी। इसके बाद देखिएगा, अब 3 छोड़ दो और अगले दो उठा लो। तो उठाने कैसे वो देखो, 5 × 4 = 20, ये बेटा आपकी y की वैल्यू होगी। इसके बाद जब आपको z की वैल्यू चाहिए तो यहां पर 4 × 7 कर दीजिए, 4 × 7 = 28 और ये आपका x y z का मान आ गया। आपको तरीका अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो मैं एक एग्जांपल आप लोगों के लिए और लिख दे रहा हूं, जरा गौर करेंगे। जैसे कि मान लीजिएगा मैं आपके सामने यहां पर ये लिख दूं a अनुपात b और इसका मान मैंने यहां पर आपको दे रखा है 2:3 और इसके बाद फिर मैं आपको यहां पर b अनुपात c दे दूं और इसका मान आपको दे दूं यहां पर 8:9 और मैं आपसे कहूं कि यहां पर आप abc का मान ज्ञात करें, a अनुपात b अनुपात c। तो देखो बच्चों, कैसे निकालेंगे, अभी आप हमसे सीखे। पहले क्या करें, 2 × 8 = 16, फिर अब 8 × 3 = 24, फिर इसके बाद आप अगला स्टेप क्या करेंगे, 3 × 9 = 27 और ये देखेगा आपका बच्चों एबीसी का क्या आ गया, मान आ गया। ठीक है, अब इसी लेवल का थोड़ा सा जो अगला प्रश्न है इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसे भी समझिए। जब आपको 3 रेशियो आपस में मिलाने हो तो जैसे यहाँ पे आपने देखा कि आपने 2 का गुणा किया, वैसे यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे। कैसे करेंगे जरा ध्यान देंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप पहले पेयर में इसको 2, 4 और 8 को उठा लो। तो 2 × 4 = 8, 8 × 8 = 64, ये आपका आ गया 64। ठीक, इसके बाद अगला स्टेप में आप अगले 3 उठाएंगे। 4 × 8 = 32, 32 × 3 = 96, 96 आ गया। फिर अगले स्टेप में अगले 3 उठाएंगे। 8 × 3 = 24, 24 × 5 = 120, 120 उठा लिया। फिर अगले में अब 8 छोड़ दीजिए, लास्ट में 3 उठा लीजिएगा। 3 × 5 = 15, 15 × 9 = 135। तरीका आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे पेयर उठाने हैं। मैं एक बार फिर से आपको समझाना चाहूंगा, दोबारा से गौर कर लीजिएगा। पहले पेयर में देखो बच्चों, मैंने लिया है 2, 4, 8 को, फिर 2 को छोड़ा। फिर अगले पेयर में मैंने यहां पर लिया है 4, 8, 3 को, फिर 4 को छोड़ दिया। फिर अगले पेयर में मैंने उठाया 8, 3, 5 को। ठीक, फिर छोड़ दिया यहाँ पर 8 को, फिर उठाया 3, 5, 9 को। इस तरीके से आपको एक एक छोड़ते जाना है और एक एक उठाते जाना है। तरीका क्लियर हो गया होगा। अब इसका एक एग्जांपल और मैं आपको समझा दे रहा हूं ताकि और अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए। एक एग्जांपल और देख लीजिएगा आप लोग। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है a अनुपात b 1:2, b अनुपात c 3:4 और c अनुपात d यहां पर दे रखा है 5:8। अब मैं अगर आपसे यहां पर बच्चों ये कहूं कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकालिए, तो आपके दिमाग में ग्राफ आ गया होगा कि पहले आप किसे उठाएंगे, 1, 3, 5 को। तो 1, 3, 5 का गुणा कितना आएगा, 1 × 3 = 15। अब 1 को छोड़ देना है, 3, 5, 2 को उठाना है। 3 × 15 = 30, ये 30 b का मान आ गया। अब बच्चों आप किसको छोड़ देंगे, 3 को छोड़ देंगे। 5, 2, 4 को लेंगे तो 5 दूनी 10 को 40, ये आ गया।
फिर इसके बाद आप 5 को छोड़ देंगे, 2 4 8 को ले लीजिएगा, 2 चौको 8 8 64, ये आपका मान है। तो इस तरीके से आपको ये रेशियो आपस में मिलाने हैं। तरीका आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हाँ तो बच्चों अब देखिएगा रेशियो के बेसिक पार्ट में जब हम आगे चलते हैं तो देखिएगा मैंने आपके सामने बेसिक पार्ट में ये 5 तरीके से क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये 5 तरीके से क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखे हुए हैं ताकि एग्जाम में आपको किसी भी रूप में प्रश्न दिया जाए लेकिन आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। देखिएगा जैसे कभी कोई क्वेश्चन आपके सामने अगर इस ढंग से दिया जाए, देखिएगा ये मल्टीपल स्थिति में दिया गया है, गुणा की स्थिति में प्रश्न है, मतलब a का 3 गुना, b का 4 गुना, c का 5 गुना आपस में बराबर दिया गया है और आपसे कह रहा है a b c का मान निकालिए। तो मैं आपको इसका एक बहुत आसान तरीका समझाता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जब आपको कभी भी इस क्रम में रेशियो दिया जाए तो आप कैसे मान निकालेंगे, तरीका से यहाँ पे आप एक काम करेंगे, आप लोग अपने दिमाग से जब a की वैल्यू लिखेंगे तो a को अपने दिमाग से हटा देंगे। अब केवल आपकी नजर b और c के गुणांक पे होनी चाहिए। तो इसका और इसका गुणा करें, 4 पंचे 20, ये आपका a का मान आ गया। इसी प्रकार से जब आप b की वैल्यू लिखेंगे बच्चों, तो b की वैल्यू लिखने के लिए आप सभी लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे b को छुपा देना। अब देखिएगा a और c का गुणा करो तो 3 पचे 15 हो गया, ये 15 यहाँ पे लिख दीजिए। इसी प्रकार से बच्चों जब आप c का वैल्यू लिखेंगे तो c को छुपा लो और a और b का गुणा कर लो तो 3 और 4 को 12। तरीका आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमें a लिखना है तो a छुपाया 4 पंचे 20, b छुपाया 3 पचे 15, c छुपाया 3 चौको 12। तरीका क्लियर हो गया। किस तरीके से आपको यहाँ पे a b c की वैल्यू लिखनी है समझ आ गया होगा। अब वही स्थिति जब गुणा की बजाय भाग में दी जाए, जैसे a/4, b/5, c/6, मतलब a का 1/4, b का 1/5, c का 1/6 आपस में बराबर है और आपसे abc का मान कभी पूछे तो याद रखना बच्चों, जो बटे में लिखा होता है वही यहाँ पे वैल्यू के रूप में स्थापित कर दिया जाता है। इसका मतलब abc का रेशियो यहाँ पर आप लोग क्या देंगे, 4:5:6 और यही आपका आंसर भी होगा। तरीका क्लियर हो गया होगा। तो गुणा वाले सिस्टम को आप लोगों ने सीख लिया और भाग वाले सिस्टम को भी आप लोगों ने सीख लिया। लेकिन समस्या हमारे सामने तब आ जाती है कि जब प्रश्न में गुणा और भाग दोनों स्थिति एक साथ दे दी जाए। जैसा कि मैंने तीसरा प्रश्न लिखा है, देखो इसमें गुणात्मक वाले क्रम भी दिए हैं और बटे में भी क्रम नंबर दिए हुए हैं। मतलब देखिएगा 3a/4, 4b/5, 5c/6। तब आपको क्या करना है, यहाँ कुछ ज्यादा ही सावधानी की आवश्यकता है, कठिन नहीं है, केवल सावधानी से काम करना है। हम लोगों को अपना गुणा वाला नियम नहीं भूलना है। क्या करेंगे, a छुपाएंगे, ऊपर का a छुपाना, नीचे नहीं करना है। 4 पंचे 20 और 20 का गुणा इसके बटे के नंबर में करो आके, तो 20 चौको 80 लिखो, ठीक है। वही काम आपको b पे करना है। b का ऊपर का गुणांक छुपाना है, ऊपर गुणा करो 3 पचे 15 और 15 का गुणा इस बटे वाले 5 से करो तो 15 पंचे 75, ठीक है। फिर c में वही काम, इसका ये 5 छुपा देंगे और 3 और 4 का गुणा करें, 3 चौको 12 और उस 12 का गुणा 6 में करें, 12 6 72। तरीका आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं दोबारा से समझा दे रहा हूं, आपको ये नंबर छुपा लेना है, इन दोनों का गुणा करना है तो 4 पंचे 20 हुआ, ठीक। 20 का गुणा 4 में करें, 20 चौको 80। अगले टाइम में, अगले बार में आप लोगों को यहाँ पे b का गुणांक छुपाना है, इन दोनों का गुणा करना है तो 3 पचे 15, 15 पंचे 75 आएगा। फिर अगले टाइम में यहाँ पर आपको इसको छुपाना है, c के गुणांक को, तो इसका गुणा करेंगे बच्चों तो 3 चौको 12, 12 6 72 और इस तरीके से आपका इसका आंसर आएगा। तरीका क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा जब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ कंफ्यूजन हमारे सामने जो आते हैं उन पे भी चर्चा कर लीजिएगा। जैसे कि ये देखिएगा, कई बार क्या होता है कि बच्चे इस प्रश्न के धोखे में आ जाते हैं और इस प्रश्न के धोखे में आ जाते हैं। तो इस धोखे से बचाने के लिए मैंने आपके सामने ये 2 प्रश्न और लिखे हुए हैं। ये दोनों ही प्रश्न, ये प्रश्न ये वाला नहीं है, पहले समझ लीजिए। ये भी प्रश्न ये वाला प्रश्न नहीं है,
ये अलग प्रश्न है, ये अलग प्रश्न है, ये अलग प्रश्न है, ये अलग प्रश्न है। ऐसा ना करें बच्चे कि यहाँ पे मैंने समझाया कि बटे का नंबर वैसा ही लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे बटे 4, बटे 5, बटे 6 था तो मैंने 4, 5, 6 दे दिया आंसर। आप लोग ऐसा पेपर में ना करें तो कि 3, 4, 5 आंसर लगा दें, या यहाँ पे ऐसा ना कर दें कि इसको छुपा के गुणा करके यहाँ गुणा करने लगे, तो आपका कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। अब ये प्रश्न कैसे करे जाएंगे ये जरा समझिएगा। ये एलसीएम के माध्यम से प्रश्न करेंगे आप लोग। यहाँ पे 3, 4 और 5 का आप माइंड में एलसीएम लेंगे। ये आपको दिमाग में लेना है, सिर्फ इसको लिखना नहीं है। ये आपके लिए 60 हो गया। मैंने आपके लिए केवल एक माइंड की चीज लिख दी है कि माइंड में आपके 60 हो गया। अब करना क्या, अब ये सोचो कि 3 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा। तो जब आपके दिमाग में आए तो 3 का भाग 60 में 20 बार जाएगा, बस ये लिख दीजिए। 4 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा, ये लिख दीजिएगा। और 5 का भाग 60 में कितने बार जाएगा, ये लिख दीजिएगा। चाहे आप ऐसे कर लीजिएगा, 3 का भाग 60 में दिया 20, 4 का भाग 60 में 15, 5 का भाग 60 में 12, और ये बच्चों आपका क्या हो गया, आंसर। तरीका क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब वही स्थिति इस प्रश्न की कुछ है, पूरी नहीं है लेकिन कुछ है। तो देखिएगा कैसे आप करेंगे। फिर से यहाँ पर आप माइंड में एलसीएम आप लोग लेंगे, तो यहाँ पे भी बच्चों मैंने आपको नंबर ऐसा लिखा है कि एलसीएम आपका क्या आया, 60। अब ध्यान ये देना कि 3 का भाग तो 60 में देंगे, लेकिन इस बार गुणा भी करेंगे। तो 3 का भाग 60 में 20 बार, लेकिन 20 का गुणा 2 में करो तो 20 दूनी 40। ठीक, 4 का भाग 60 में 15 बार, 15 तिया 45। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर 5 का भाग 60 में 12 बार, 12 चौको 48, और इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर। तरीका आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर इनमें से किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में आपको डाउट हुआ हो तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख सकते हैं, ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए। अच्छी तरीके से सभी चीजों को तैयार करना है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग बेसिक रेशियो को जब आगे पढ़ते हैं तो देखिएगा कई प्रकार के अनुपाती विभाजन हमारे सामने आते हैं। अनुपाती विभाजनों की अगर हम बात करें तो बहुत प्रकार के अनुपाती विभाजन बनाए जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो आपके लिए कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण है, अभी फिलहाल आपके लिए एग्जाम के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अनुपाती विभाजन मैंने आपको लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे इसके अलावा वर्गानुपाती, घनानुपाती, विलोमानुपाती और भी बहुत से होते हैं, लेकिन कुछ जो विशेष है वो भी मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, जो हमारे एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे कि मध्यानुपाती का जिक्र जब किया जाता है तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि मध्यानुपाती पूछा कब जाएगा और कैसे पूछा जाएगा। बच्चों, एग्जाम में आपको कोई 2 नंबर वहां पे पहले से दिए जाएंगे। जैसे कि मैं मान लीजिएगा ए और बी कोई 2 नंबर दे रहा हूं। अब अगर मैं आपसे ए और बी 2 नंबर देने के बाद मध्यानुपाती का जिक्र करता हूं तो आप समझ रहे होंगे कि 2 नंबर के मध्य में कोई संख्या पूछी जा रही है। अब ये क्या संख्या है अभी हम लोगों को नहीं पता। मान लिया थोड़ी देर के लिए कि ये नंबर क्या है, x। अब इस x का मान कैसे निकालेंगे ये समझने के लिए मैं आपको विभाजन समझाता हूं। देखो, मध्यानुपाती का सिद्धांत ये कहता है कि पहली संख्या का मध्य संख्या से अनुपात जो बनेगा, मध्य संख्या का वही अनुपात दूसरी संख्या से बनेगा। अब इसे लिखोगे कैसे, a अनुपात x, पहले का मध्य से अनुपात बराबर मध्य का दूसरे से अनुपात। अब इसको आप जानते हैं कि इसको आप लोग कैसे और लिख सकते हैं, a अपॉन x बराबर x अपॉन b। तो देखो x x का गुणा क्या होगा, x स्क्वायर बराबर क्या आया, ab। तो बताओ बच्चों, x बराबर क्या आया, अंडर रूट ab। ये आपका हो गया मध्यानुपाती। इसका मतलब अगर आपको किन्हीं 2 संख्याओं का मध्यानुपाती, अगर a और b का मैं आपसे मध्यानुपाती पूछूं तो आप क्या बताएंगे, अंडर रूट ab। अब तृतीयानुपाती का जिक्र जब करते हैं तो देखिएगा तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं। देखिएगा यहां पर बेटा हमको कोई 2 नंबर फिर से दिए जाएंगे, लेकिन यहां पे मध्य में बात थी तो मिड में रखा। यहां पे देखो तृतीयानुपाती कौन सा प्लेस है, तीसरा प्लेस है। मतलब यहाँ पे कोई थर्ड नंबर ये आपसे जानना चाहते हैं, तो थर्ड नंबर जब ये जानना चाहते हैं तो यहाँ पर थर्ड नंबर में मान लेता हूं कि कोई थर्ड नंबर होगा। थोड़ी देर के लिए मैंने थर्ड नंबर क्या ले लिया, x।
अब तीसरे नंबर के साथ इनका रिलेशन क्या बोला जाएगा? बोला जाता है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से जो अनुपात है वही दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से। तो इसको लिखोगे कैसे? a बटे बी बराबर b बटे x, और क्या हो जाएगा? ax बराबर b स्क्वायर और x बराबर क्या आएगा? b स्क्वायर अपॉन a। ये बच्चों आपका आ गया तृतीय अनुपाती। तरीका क्लियर हो गया होगा। अब इसी प्रकार से चतुर्थानुपाती आप लोगों को समझाता हूं। अब जब चतुर्थानुपाती की बात कर रहा है बच्चों, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे कोई 3 नंबर आपको एग्जाम में देगा। जैसे कि मैं मान लेता हूं ABC कोई 3 नंबर दिए हैं और चौथा नंबर नहीं दिया है, हमें चौथा नंबर बताना है। तो यहाँ पर चौथा नंबर थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे चौथा नंबर आपका क्या है? x। अब अगर मैं यहाँ पर x मान लेता हूं तो ये x हो गया। अब रिलेशन बोला जाता है कि पहले का दूसरे से जो अनुपात है वही तीसरे का चौथे से। तो रिलेशन क्या बना? a अपॉन बी c अपॉन x। मतलब बच्चों आप इसे लिख सकते हो ax बराबर bc, मतलब x बराबर आप लिख सकते हो bc अपॉन a। तो ये आपका बच्चों हो गया चतुर्थानुपाती। तरीका क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक, अब यहाँ पर मिश्रानुपाती की बात करते हैं कि मिश्रानुपाती जब पूछा जाएगा तो कैसे आपको निकालना है। बहुत आसान है, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाइए तुरंत आ जाएगा। जैसे बच्चों कभी मैं आपको a और b कोई एक रेशियो दे दूं और c और d कोई एक रेशियो दे दूं और मैं आपसे कह दूं कि इनका मिश्रानुपाती बताओ, इनका मिश्रानुपाती बताओ, तो कुछ नहीं करना है आपको। पहले का इधर पहले से गुणा कर लेना है। तो a गुणा c अनुपात लगाओ और b गुणा d, और ये बस आपका आंसर हो गया। तरीका क्लियर हो? अच्छा, और बात एक गौर रखें, अगर मान लो एग्जाम में यहाँ पे एक और रेशियो दे रखा है, मान लो e और f और दे रखे हैं, तो क्या करें? अब देखो 3 रेशियो हो गए, कुछ नहीं करना है। a गुणा c गुणा e, इधर से कौन और आ गया? e, और इधर बच्चों b d और ये कौन? f। तरीका आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से मिश्रानुपाती बनाना। अब लास्ट योगांतरानुपाती हम लोगों को जरा समझ लेना है कि योगांतरानुपाती क्या है। जरा गौर करेंगे योगांतरानुपाती पे कि जैसे यहाँ पर अगर कभी मान लीजिएगा आपके सामने मैं इस प्रकार से कोई रिलेशन लिख दूं कि a प्लस बी और अनुपात b, यहाँ पर a माइनस बी, ये देखो योग है, ये अंतर है, और बराबर मैंने दिया है c और d। बच्चों याद ये रखना है विशेष बात यहाँ पे कि c और d वहां पर कोई नंबर होंगे, कोई 2 नंबर होंगे। चलो मैं इनको बदल देता हूं, यहाँ पे मैं x और y लिख देता हूं ताकि डाउट ना हो। x और y नंबर होंगे। अब देखो अगर हमें यहां से डायरेक्ट a और b की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? इन दोनों नंबरों को एक बार जोड़ देंगे और इन्हीं दोनों नंबरों को एक बार घटा देंगे। तो ये हमारा इस प्रकार से योगांतरानुपाती विभाजन निकाला जाएगा। तरीका आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन करने। अब मैं आपको इन्हीं के एग्जाम्पल और बता देता हूं ताकि आपको इसी कड़ी में एग्जाम्पल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। किस तरीके से आप एग्जाम्पल करेंगे, मैं आपके इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होंगे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों पे अभी मैं अलग से लिख दूंगा, फिर आपको एग्जाम्पल बताता हूं। हाँ तो बच्चों अब हम लोग जो मैंने आपको विभाजन बताए हैं अब उनके अनुपातों पे जरा एग्जाम्पल पे चर्चा कर ली जाए। जरा देखते हैं कि किस तरीके से ये एग्जाम्पल सॉल्व किए जाएंगे। जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि दिया गया है 7.2 और 9.8 का मध्यानुपाती ज्ञात है। तो आप लोगों को पता है कि ये हमारा a है और ये b। अभी अभी बच्चों मैंने आपको मध्यानुपाती जो लिखाया वो लिखाया था √ab। तो ये √ab जब आप लिखेंगे तो थोड़ा आपको कुछ और जानकारियां देना चाहूंगा। आप लोग बच्चों ध्यान देना कि अगर सेम कंडीशन में पॉइंट देखें तो उस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग से हटा दो। आप केवल 72 और 98 को दिमाग में सॉल्व करें। अब देखो बहुत बड़े नंबर हैं बच्चों, इनका गुणा करना भी एग्जाम में कठिन होता है। तो यहाँ पे एक सावधानी आपको समझाऊंगा। आप इनको छोटे छोटे पार्ट में सोचा करो। अगर आप 72 को सोच रहे हैं तो देखो मेरे दिमाग में 72 36 दूना 72 बन रहा है और 98 49 दूना 98 बन रहा है। अब बच्चों देखो जब ये अंडर रूट के अंदर इस प्रकार की कंडीशन आएगी तो जरा गौर से देखो आप, ये देखो 36 का क्या बच्चों बाहर होगा 6
49 का बच्चों क्या बाहर होगा 7, और देखो 2 दूनी 4 का क्या बाहर होगा 2। देखिएगा बच्चों आपका आंसर आएगा यहाँ पर 7 दूनी 14, 14 छंग 84, मतलब यहाँ पे आपका आंसर 84, लेकिन उत्तर आप देंगे क्या 8.4। तरीका आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको आंसर निकालना है, आसानी से चीजें समझ आ गई होंगी। ये आपका बच्चों आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिएगा सेकेंड एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जैसा कि यहाँ पे पूछा गया है तृतीयानुपाती। तो देखो बच्चों तृतीयानुपाती में मैंने आपको फार्मूला सिखाया है कि b²/a। फिर से मैं आपको वही बात बोलूंगा कि जब कंडीशन दशमलव की कंडीशन बिल्कुल सेम स्थिति में हो तो दशमलव थोड़ी देर से दिमाग से रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर आप 12 और 18 का तृतीयानुपाती निकाल लीजिएगा। तो b²/a, b² मतलब 18 × 18, अपॉन में क्या 12, 6 से काटो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से काटो 9 और 9 तिया 27। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपका आ रहा है 27, लेकिन यहाँ पर आप लोग आंसर क्या देंगे 2.7। तरीका आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चतुर्थानुपाती पे बात करते हैं, कैसे निकालेंगे। हमारा नियम कहता है कि BC/A, BC/A, B की जगह 16, C की जगह 18, तो 16 × 18 A में क्या है 12। चलो इसे जितना कट सकता है काट लो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और 2 से काटेंगे 2, यहाँ पे 2 8 16, और आपका आंसर आ गया 8 त्रिका 24। तो ये 24 आपका बच्चों क्या हो गया चतुर्थानुपाती, और ये आपका बच्चों क्या हो गया आंसर। लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अब मिश्रानुपाती का जिक्र करें कि अगर मिश्रानुपाती करना है तो मैंने आपको अभी भी सिखाया था मिश्रानुपाती में कि पहला टर्म एक तरफ गुणा कर लो, तो 3 सते 21, 21 दिया 63, यहां पर आपका आ गया 63। ठीक, अगले टर्म में कौन उठेगा 5, 5 चौको 20, 20 दूना यहाँ पर कितना हो गया 40, और ये बच्चों आपका आंसर यहाँ पर कितना आ गया 63:40। लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अब उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हमें कभी योगांतरानुपाती में कभी प्रश्न में दिया नहीं जाता है कि योगांतरानुपाती ज्ञात करो, वहां पे आपको खुद समझना होता है कि अगर योग और अंतर दिया है तो योगांतरानुपाती का नियम लगेगा। और बच्चों याद रखना, जरूरी नहीं कि एग्जाम में केवल इतना ही पूछे, प्रश्न को बड़ा भी कर सकता है। जैसे अगर केवल ए बी ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो बेहद आसान है। मैंने अभी भी सिखाया था कि इन दोनों को जोड़ दो तो 9 5 14, और इन दोनों को घटा दो तो 9 में से 5 गया कितना आया 4, आपका अनुपात बनेगा तो 7:2 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में इसी प्रश्न को ये बढ़ा भी देते हैं। इस प्रश्न में कहो आपसे ये भी कर सकते हैं कि a² + b² अनुपात a² - b² ज्ञात करो, तो आपको घबराना नहीं, इतना काम तो आपको करना ही करना है। डायरेक्ट हम वैसे भी इसका मान नहीं बता सकते, तो इतना काम तो करना ही करना है। बाद में जब a और b की वैल्यू मिल जाए तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। कैसे 7 7 49 प्लस 2 दूना 4, फिर यहाँ पर 7 7 49 और -4, तो 49 और 4 को जोड़ेंगे तो 53 आएगा, और यहाँ पर 49 में 4 चला जाएगा तो 45 आएगा। इस हिसाब से आपका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा 53:45। लॉजिक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अच्छी तरीके से। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख सकते हैं, और अलग से कोई आपको एग्जाम्पल करना हो तो आप लोग किताब में इस तरीके के प्रश्नों के एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आसानी से आपको चीजें क्लियर हो जाए। और इसको जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं इनको आप नोट जरूर कर लें ताकि आपको बाद में सवालों को समझने में और ज्यादा आसानी हो। अब अगले टाइप पे हम लोग चर्चा करते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग रेशियो में टाइप बाई टाइप क्वेश्चन समझेंगे। तो पहला टाइप हमने आपको सिक्कों संबंधी लिया हुआ है कि सिक्कों संबंधी प्रश्न आपके एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तो आप उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम आपको ये बताएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बच्चों, बोर्ड पर मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये 2 क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखे हुए हैं ताकि एग्जाम में कभी आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब इन दोनों क्वेश्चनों में बहुत से बच्चे तो अंतर ही नहीं क्लियर कर पाते हैं कि इन दोनों प्रश्नों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले तो मैं अंतर क्लियर कर देता हूं आप लोग। देखो बच्चों, यहां पर पहले प्रश्न में हमें थैले में बता रहा है कि 90 रुपए। फिर ये 3 कैटेगरी में कॉइन्स हैं और उन कॉइन्स का रेशियो दिया गया है। ठीक है,
इस प्रश्न में देखो आपको पहले से बता रहा है कि इतने कॉइन्स हैं, फिर उनकी कैटेगरी के बारे में बताया कि 3 कैटेगरी में है, और फिर आपको देखो उनके कॉइन्स का रेशियो नहीं दे रहा है, उनके मूल्य का अनुपात दे रहा है। तो यहां पर देखो सिक्कों का टोटल वैल्यू देकर सिक्कों का अनुपात दिया, यहां पर सिक्कों की संख्या देके वैल्यू का अनुपात दिया है। तो दोनों प्रश्न अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो दोनों एक दूसरे के उल्टे प्रश्न हैं। तो कैसे आप एग्जाम में इनको लगाएंगे, हम आपको तरीका समझाते हैं, बड़े आसानी से आप दोनों प्रश्न को समझ जाएंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे कभी अगर इस कैटेगरी का प्रश्न आए तो सबसे पहले जो रेशियो दिया जाता है उस चीज का रेशियो पहले लिखा जाता है। तो कैटेगरी लिखेंगे तो कैटेगरी में एक तो 50 पैसे के कॉइन है, फिर 25 पैसे के कॉइन है, फिर आपके 10 पैसे के कॉइन है। तो ये हमने कॉइन की कैटेगरी बच्चों लिखी। अब इस कैटेगरी में जो रेशियो दिया है वो किसका दिया है, तो हमने देखा सिक्कों का रेशियो दिया है। तो यहां पर हमने सिक्कों को तुरंत यहां पर लिखा कि ये सिक्कों को किस रेशियो में दिया गया है, तो 2:3:5, ठीक। और यहां पर बच्चों आप तुरंत एक अपनी मर्जी से जो काम करेंगे वो लिखेंगे मूल्य। अच्छा याद रखना, जब हम मूल्य लिखते हैं तो यहां सिक्के लिखते हैं, और जब सिक्के लिखते हैं तो यहां मूल्य लिखते हैं, ठीक है। और देखिएगा अब यहां पर आपका टोटल मूल्य कितना है, 90 रुपए। तो वो आप यहां कहीं पे भी लिख सकते हैं 90 रुपए, ये मैंने लिखा। अब जरा गौर करो बच्चों कि सिक्कों को तो हम मूल्य के डायरेक्ट बराबर लिख नहीं सकते हैं, तो आप क्या करो, पहले तो इन सिक्कों को मूल्य में बदल लो। सबसे पहले इन सिक्कों को आप मूल्य में बदलो। तो देखो कैसे आप मूल्य में बदलोगे वो मैं आपको समझाता हूं। आप लॉजिकली सोचोगे कि यार अगर मेरे को 50-50 पैसे के 2 सिक्के दिए, अगर 50-50 पैसे के 2 सिक्के मिले तो टोटल मूल्य कै रुपया बना, 1 रुपया बना। समझ गए आपको, ठीक। अगर हमें 25-25 पैसे के 3 सिक्के मिले तो 75 पैसे बनेंगे ना। 75 पैसे मतलब 0.75 रुपए बने, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम 10 पैसे के आपको हम 5 सिक्के दे दें तो 50 पैसे बने। 50 पैसे का मतलब आपका 0.50 रुपए, ठीक है बच्चों। अब देखो आप सभी बच्चे अपने हिसाब से अगर इस मूल्य को जोड़ेंगे तो आपके हिसाब से टोटल मूल्य बन रहा है बच्चों 2.25 रुपए। इस 2.25 को आप 90 के बराबर कर दीजिएगा तो 2.25 इक्वल टू 90। पॉइंट हटाएंगे बच्चों तो यहां पर अपनी मर्जी से आप 100 लाएंगे, 25 से काट लीजिएगा, 25 से 9 बार, 25 से 4, 9 से देखिएगा कटा 10 बार, और 10 और 4 को 40। तो बताओ बच्चों 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 40। हमसे प्रश्न क्या पूछा गया है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। यहां पर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बच्चों कितनी है, 3। और जब आप 1 की वैल्यू यहां पर 40 दोगे तो बताओ 3 की वैल्यू कितनी, 120। ये आपका हो गया आंसर। तो इसका मतलब यहां पर 25 पैसे के बच्चों कितने सिक्के हो गए, 120 सिक्के। लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अब इस प्रश्न को भी तुरंत समझ लीजिए ताकि आपको डाउट ना रह जाए। जरा देखिएगा यहां पर सबसे पहले फिर वही बात बोलूंगा, कैटेगरी लिखो, 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे का सिक्के। इस बार हमें इनके मूल्य का अनुपात दिया है। तो बच्चों यहां पर पहले मैं मूल्य का अनुपात लिख देता हूं। तो मूल्य का अनुपात जो दिया गया है सवाल में वो दिया है 2:3:5, 2:3:5, ठीक है। और हमें यहां पर हमने अभी आपको बताया था कि अगर मूल्य दिया जाए तो आप यहां पे अपनी मर्जी से सिक्के बनाएंगे। तो अब आप यहां पे सिक्के बनाएंगे बच्चों। अगर यहां पर देखेंगे तो आप अगर सिक्के बनाएंगे तो जरा गौर से समझिए, थोड़ा ध्यान देना है यहां पे आपको कि आपको 2 रुपए में एक के सिक्के बनाने हैं। तो 2 रुपए में एक के कितने सिक्के बनेंगे, 2। तो 2 सिक्के बन गए। अब दिमाग लगाइए, अगर हम 3 रुपए में 50-50 पैसे के सिक्कों में तोड़े तो 3 रुपए के 50-50 पैसे के सिक्के कितने बनेंगे, 6। क्योंकि 1 रुपए में 2 50 पैसे होते हैं, इसलिए 3 रुपए में कितने हो गए, 6। इधर देखेंगे, अगर हम देखेंगे कि 25 पैसे के
सिक्कों में हम 5 रुपए को देखते हैं, तो 5 रुपए को अगर हम 25 पैसे के सिक्कों में कन्वर्ट करते हैं तो दिमाग लगाइएगा कि 1 रुपए में 4 सिक्के, तो 5 रुपए में 5 को 20, ये आपके कितने सिक्के हो गए? 20। अब यहां पर इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि टोटल आपके अगर नंबर ऑफ कॉइन्स आप जोड़ेंगे तो 2 और 6 8, 8 और 20 28। आपके हिसाब से कॉइन्स कितने हुए बच्चों? 28। और सवाल में हमें कॉइन्स दिए गए 420, तो 28 की वैल्यू बच्चों करेंगे 420। फिर यहाँ पर 14 से काटें, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, या 2 से काटेंगे तो ये 15 बार कट जाएगा। कुल मिला के हमें 1 की वैल्यू बच्चों क्या मिल गई? 15। अब 1 की वैल्यू 15 मिल गई और हमसे पूछा गया है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। बताओ बच्चों, 25 पैसे के अगर आप सिक्के देखेंगे तो यहाँ पर कितने हैं? 20। तो यहाँ पर आप 1 की वैल्यू अगर 15 है तो बताओ 20 की वैल्यू कितनी होगी? 300। अब आप यहाँ पर सिक्कों संबंधी प्रश्न में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, और आपको अगर किसी प्रकार का इन दोनों प्रश्नों में थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप प्रश्नों को रिपीट करके देख सकते हैं या वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख सकते हैं, ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है बच्चों।